श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है गिद्ध पक्षी की शुक्ल पक्ष में अलग अलग दिनों के अनुसार रात्रि के समय में गतिविधियों का क्रम किस प्रकार से होता है, उस पर विचार करेंगे। शुक्ल पक्ष में हर पक्षी की दिन की गतिविधियों का विचार पहले किया जा चुका है। आपने सबने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं। और उसी में आपको ये भी बताया जा चुका है कि किस नक्षत्र में जन्म लेने पर शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के अनुसार जातक का जन्म पक्षी कौन सा होता है। तो दिन के समय में जो क्रम था गतिविधियों का, पहले भोजन, उसके बाद भ्रमण, उसके बाद शासन, उसके बाद शयन और उसके बाद मरण, ये क्रम था। लेकिन इसमें क्रम थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। रात्रि काल में भोजन के बाद शासन आता है, शासन के बाद मरण आता है, मरण के बाद भ्रमण और भ्रमण के बाद शयन आता है और शयन के बाद पुनः भोजन का क्रम प्रारंभ होता है। तो रविवार और मंगलवार को रात्रि का जो पहला याम होता है उसमें गिद्ध पक्षी की गतिविधि मरण होती है, दूसरे खंड में भ्रमण होती है, तीसरे खंड में शयन, चौथे में भोजन और पांचवें में यानी सूर्योदय से पहले जो खंड होता है उसमें शासन होती है। रविवार और मंगलवार को गतिविधियां समान रहती हैं। इसी प्रकार बुधवार और सोमवार को भी गतिविधियां समान रहती हैं। गुरुवार को पहले खंड में शयन, दूसरे में भोजन, तीसरे में शासन, चौथे में मरण और पांचवें में भ्रमण की गतिविधि रहती है। शनिवार को पहली गतिविधि शासन की होती है, दूसरी गतिविधि मरण की होती है, तीसरी गतिविधि भ्रमण की होती है, चौथी शयन की होती है, पांचवी भोजन की होती है। बुधवार और सोमवार को पहली गतिविधि भ्रमण, दूसरी शयन, तीसरी भोजन, चौथी शासन और पांचवी मरण होती है। और शुक्रवार को पहली गतिविधि भोजन, दूसरी शासन, तीसरी मरण, चौथी भ्रमण और अंतिम अवस्था या अंतिम गतिविधि शयन की होती है। तो इसमें आप क्रम से याद रख सकते हैं कि रविवार और मंगलवार को मरण से प्रारंभ होता है, तो मरण के बाद जो अगली अवस्था भ्रमण की आती है, तो बुधवार और सोमवार को भ्रमण से प्रारंभ होता है। तीसरी अवस्था शयन की आती है, तो गुरुवार को शयन की अवस्था पहली प्रारंभ होती है और शुक्रवार को चौथी अवस्था होती है, तो वह भोजन से प्रारंभ करता है। और शनिवार अंतिम दिन है, उस दिन जो अंतिम अवस्था है रविवार की, उसमें शासन से वह प्रारंभ करता है। इस प्रकार से आप क्रम को भी ध्यान में रख सकते हैं या सारणी बनाकर अपने पास रख सकते हैं। अपने जन्म पक्षी की गतिविधियों का विचार करने के लिए आपको बहुत ही सरलता से ये बताया गया है, ताकि आप सही समय पर सही साधन का उपयोग करके अपने लक्ष्य को सरलता से हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकें और अनावश्यक जोखिम ना उठाकर शयन या मरण आदि की गतिविधियों में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। इस तरह से यह एक सरल विद्या है जिसको आप सरलता से विचार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी विधाएं हैं वैदिक पद्धति में या ज्योतिष पद्धति में, जो भी विधाएं हैं, हस्तरेखा है, जन्म पत्रिका है, प्रश्न पत्रिका है और अनेकों विधाएं हैं, तो उनमें यह एक सबसे सरल विधा है जिसका कोई भी व्यक्ति बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के, बिना किसी जटिल गणना के बड़ी सरलता से अपने शुभ और अशुभ समय का आकलन स्वयं निर्धारित कर सकता है। किसी से वार्ता करना हो तो हमारा जन्म पक्षी उत्तम अवस्था में हो और दूसरे वाले का पक्षी उससे हीन अवस्था में होता है, तो हमें वार्ता में सफलता मिलती है, साक्षात्कार में सफलता मिलती है। हमें किसी से अपना पैसा निकालना है तो हमें अपनी अच्छी अवस्था का उपयोग करना चाहिए और सामने वाली की अवस्था उस समय कमज़ोर होगी तो हमें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। यात्रा के लिए, धन संग्रह के लिए, कहीं दांव लगाने के लिए, शेयर सट्टा आदि में, विशेषकर स्टॉक मार्केट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके ऊपर अलग से कोई विचार बाद में किया जाएगा। पहले हम उन गतिविधियों को पहचान लें। इनके अंदर जो जो गतिविधियों का समय होता है, जैसे रात्रि काल है तो रात्रि काल के 5 खंड कर लें और हर एक खंड में एक गतिविधि समान कालखंड की प्रभावी रहेगी, उसके ऊपर हम अपना विचार
कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।